हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हो, वेस्ट एशिया में आज भी इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूड है। इनफैक्ट तेहरान में हमास चीफ की किलिंग के बाद अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब सिचुएशन और ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। लेकिन ये वॉलेटिलिटी वेस्ट एशिया के लिए कहीं से कहीं तक नई नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया ने अपनी वेस्ट एशिया से रिगार्डिंग कभी अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है, और क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर सक्सेसफुल रही है? क्या इन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस रहे हैं? ईरान, इजराइल, सऊदी, सबसे अच्छा इनमें से किसका रिलेशन रहा है हमारे लिए? और इसके साथ साथ इन तीनों के साथ रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं? तो आज पूरा हम वेस्ट एशिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यही सारी चीजों का जवाब देते हुए। बाय द वे, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वेस्ट एशिया ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत दूर है या फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा पहला स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा जो पहला एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसके बाद यही रीजन पड़ता है। मतलब हमारे दूसरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, मतलब हमारे लिए एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया बहुत जरूरी है, एंड ओवरऑल एज अ रीजन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वेस्ट एशिया ओवरऑल। व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट एशिया? तो ये सारी कंट्रीज को आप वेस्ट एशिया के अंदर समझ सकते हो। सारी गल्फ की कंट्रीज, जॉर्डन है, थोड़ा बहुत इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, और बाद में अपना टर्की। टर्की हालांकि कंफ्यूजन होता है, अपना यूरोप में आता है या एशिया में, लेकिन स्टिल इसको कंसिडर कर सकते हैं। साथ साथ कॉकसस माउंटेन्स वाले जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया, और अपना ईरान। इनमें से आज का जो कंसंट्रेशन है, हमारा आज का जो कंसर्न है, वो बेसिकली तीन जो पोल्स है वेस्ट एशिया के, उसके आसपास। सबसे पहला ईरान, ये एक शियाइट पोल है। ऑफ कोर्स इन्होंने रिसेंट टाइम पीरियड्स में अपना एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है, जिसको समझना जरूरी है। हमास, हिजबुल्ला एंड हुथीज कंबाइंड। और इसके साथ साथ एक है हमारे सऊदी। सऊदीज आर दी सुन्नी पोल, जिनसे आज हमें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एक टाइम पीरियड पर इनके साथ भी रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था। और तीसरा है इसराइल, जो ज्यूश पोल है, जो इस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इनके आने के बाद से ही वेस्ट एशिया में काफी सारी सिचुएशंस जो है वो चेंज हुई। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज। ये इन सारी कंट्रीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखो यार, वीडियो पॉज करके इसको देखना हो तो देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी चीजें समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, ये मैंने आपको बेसिक बताने के लिए, क्योंकि स्टार्ट कर ही रहे हैं ओवरऑल। साथ साथ आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि देखो, अन अकेडमी अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से समझता है, और इसलिए ऑफलाइन में हम आपके लिए बहुत ही उम्दा लेवल के टीचर्स लेकर आए हैं, एंड दैट टू फॉर अ फाउंडेशन क्लास। क्योंकि हम समझते हैं फाउंडेशन एक बहुत ही सिस्टमेटिक बैच होता है। अभी आपकी प्रिपरेशन में 10-11 महीने का टाइम बचा होगा, ये कब पास हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मई 2025 में तो प्रीलिम्स आ जाएगा। लेकिन इसके पहले एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल लेवल पर तैयारी होनी चाहिए, जिसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, आप देख ही सकते हो, बहुत प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट नाम है। और ये सारे आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन में। तो ये वाला जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, दैट इज इन करोल बाग। ऐसे ही हिंदी मीडियम का बैच है मुखर्जी नगर में। इसमें हेवी डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और साथ साथ आप देखो, बैचेस स्टार्ट हो गए बट ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, तो आप इसे समझ ही सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप अभी प्रेजेंट की जो कंडीशन है उस हिसाब से दिल्ली नहीं आ सकते, तो प्रयागराज से इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक का ये वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगेन देख ही सकते हो। और इसके साथ साथ रिजल्ट भी हैं आपके लिए लगाए गए। लेकिन एक बात समझने वाली है कि आखिर इन बैचेस के फीचर्स क्या है। तो देखो, स्टैटिक जरूरी है स्ट्रक्चरल वे में। जैसे बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी हुआ, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक हुआ, या फिर हिस्ट्री हुआ, इनको समझना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो करंट के लिंकेजेस हैं वो भी इंश्योर करना जरूरी है। तो आपको करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, मंथली मैगजीन बहुत अच्छे से क्यूरेटेड है। और इसके साथ साथ सीसैट और एसए की राइटिंग क्लास भी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज तो है ही। कभी भी कहीं पर अटकते हो, डाउट आता है, तो उसके लिए मेंटरशिप है, डाउट सॉल्विंग है, और एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन। इनफैक्ट इन तीनों के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए कुछ भी इंक्वायरी करनी हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, लिंक पर क्लिक करो, आप इजीली इंक्वायर कर पाओगे। और साथ साथ ऑफलाइन सेंटर में भी विजिट कर सकते हो। अगर करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज के आसपास आप हो, तो आराम से सेंटर में आ जाओ और बात बात कर लो। पेरेंट्स को भी लेकर आके काउंसलिंग भी ले सकते हो आप, क्या है एग्जाम कैसे करना है, क्या करना है, तो उस हिसाब से गाइडेंस भी मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड कर सकते हो,
ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जितनी भी ये चीजें आती है उसकी भी कंटेंट भी मिल जाता है, बहुत सारा करंट अफेयर्स की चीजें मिल जाती हैं, तो डेली अपडेटेड रह सकते हो, तो ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगेन जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेस्ट एशिया ओवरऑल। सबसे पहले सिग्निफिकेंस, देखो तेल यहाँ मिलता ही है, पूरी दुनिया को पता है ऑयल एंड नेचुरल गैस का वेस्ट एशिया लीडर जो है, रीजन है, वो लीडर है। अब ऑयल कहाँ मिलता है, ये आप देखो, सऊदीज, यहाँ पर, यहाँ इस तरफ ऑयल मिलता है, इराक में ऑयल मिलता है, ईरान के इस पर्शियन गल्फ वाले रीजन में ऑयल मिलता है, लेकिन नेचुरल गैस के लिए पर्शियन गल्फ बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर डिपॉजिट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इकोनॉमिकली वी वांट टू हैव ट्रेड विद वेस्ट एशिया। अभी तक डॉलर 150 बिलियन से ज्यादा ट्रेड हम वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हर साल लगभग करते हैं, और उसमें सिग्निफिकेंटली ऑयल एंड नेचुरल गैस का ही ट्रेड सिग्निफिकेंट। डायस्पोरा अगेन हमारे लगभग 8 मिलियन डायस्पोरा, जिसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे 80 लाख लगभग लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जो इंडियंस। ये नंबर इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स यहाँ इनकी जगहों पर जाकर सऊदी अरेबिया, ईरान, ईरान तो कम, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनकी जाकर इकोनॉमीज को खड़ा हमने, हमारे वर्कर्स ने किया। इनफैक्ट यूएई तो खुद बोलता है कि दुबई हमारा इंडियंस की वजह से खड़ा है, 40 to 60% तो इंडियंस ही है, साथ साथ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी है। सो ये एंगल है। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप देखो, पार्टनरशिप्स और अग्रीमेंट्स के केस में मोटा मोटी वेस्ट एशिया में यूएई हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। यूएई का जो रजवाड़ा है, जो मोनार्की है, कभी कभी सऊदीज के कंपैरिजन में ये थोड़े लिबरल होते हैं, कम कंजर्वेटिव होते हैं, तो ये इंडिया के साथ ज्यादा प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, और उसी का फायदा उठाते हुए इनके साथ हमारी इकोनॉमिक लिंकेजेस भी है। दुबई के बारे में जैसे मैंने डिस्कस किया, इनकी और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी वजह से काफी ज्यादा हुई है, हमने अपने जो लेबर है उसकी वजह से, चीप लेबर इनको हम ही देते हैं, तो दैट्स वाई इनके साथ रिसेंट टाइम पीरियड में भी हमने एक पार्टनरशिप की थी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि अदरवाइज हमारे जो एफटीए रिजीम था वो धीरे धीरे कोलैप्स होता जा रहा था सारी कंट्रीज के साथ। फिर हमें ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद यूएई में पार्टनर्स मिले, और यूएई के साथ हमने ये किया, तो इससे थोड़ा फायदा मिला। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स के केस में सऊदीज और यूएई के इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इन लोगों के पास तेल बेच बेच के डॉलर्स बहुत है, जो पेट्रोलियम के रिटर्न में कमाए, तो इसलिए इसको पेट्रो डॉलर बोलते हैं। और ये जो पेट्रो डॉलर्स है, ये फिर इनको चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट कहीं करने के लिए, क्योंकि इनके पेंशन फंड्स में, सोवरेन वेल्थ फंड में बहुत सारे पैसे हैं, और उसको लगाने के लिए इंडिया जैसी इकोनॉमिक्स चाहिए, तो इस टाइप से चीजें होती है। ऐसे ही ईरान की जो ज्योग्राफी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों कंट्री सऊदी यूएई हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम शियाइट पोल को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, सिंपली बिकॉज ऑफ द लोकेशन, और कोई रीजन नहीं। आप देखो पाक है यहाँ, अब पाकिस्तान ने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, उसको बाईपास करने के लिए ज्योग्राफिकली ईरान हमारे लिए बहुत, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। इस पर मैं आऊंगी आपको, लेकिन अभी बस एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स वाई ये भी जरूरी है। तो आप देखो चाबार, जैसे अभी कुछ महीने पहले हमारी 10 ईयर डील हुई है चाबार, ईरान के साथ, चाबार को लेकर, दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। ऑल्दो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब चाइना का इन्फ्लुएंस जो है ईरान में बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है हमें ऐसी सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन मिली है। तो वो पीछे से कुछ बैक एंड डील हुई होगी, ईरान ने बोला होगा आप इसराइल वाले क्राइसिस पर कुछ मत बोलो, हम आपको चाबार दे देते हैं, तो हमने बोल दिया होगा ठीक है कोई बात। तो वैसा कुछ कुछ, दैट्स जस्ट मतलब पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है किसी को नहीं पता है, ऐसे ही प्रिडिक्शन है। लुक वेस्ट पॉलिसी दैट्स व्हाई हमारी काफी सक्सेसफुल हुई है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है इंडिया के दो मेजर रीजन है, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। तो जो ईस्ट में है वहां पर हमारी 1990 से लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही है, और इसके साथ साथ जब मोदी गवर्नमेंट आई तो यही 2015 में एक्ट ईस्ट बन गई। अब यहाँ हमने जोर तो बहुत लगाया, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट एशिया की तरफ है, ऑयल वेस्ट एशिया की तरफ है, नेचुरल गैस वेस्ट एशिया की तरफ है, इसलिए कहा जाता है कि हमारी लुक वेस्ट पॉलिसी वेस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा सक्सेसफुल रही, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज है, जहाँ रिसोर्सेज है वहां पैसे का गेम है, पैसे का गेम है तो कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगी, और साथ साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ से बहुत ज्यादा रिलेटेड। हालांकि आसियान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन जितना जोर हमने यहाँ लगाया है उसके कंपैरिजन में यहाँ कम लगाया, फिर भी यहाँ पे फायदा काफी मिला। तो वो सब तेल की वजह से, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव अब हो चुके हैं, डिफेंस टाइज है इसराइल के साथ। ओवरऑल आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट को मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम वेस्ट एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, कैसे हम ओवरऑल यहाँ पे मूव करते हैं। तो देखो बात क्या है, ये अपना पाकिस्तान है यहाँ, कहाँ, ये रहा पाकिस्तान, ये अपना अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने ये जो हमारा
गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन है, ये 1947 अक्टूबर 1947 जब पश्तून ट्राइबल्स ने पाकिस्तान आर्मी के कहने पर यहाँ पर इन्वेड किया था कश्मीर में, तब से ये इनके पास है। अब जैसे ये गया तो यहाँ जो अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है और अफगानिस्तान का डायरेक्ट एक्सेस है वो भी इंडिया से चला गया। यहाँ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इनके थ्रू भी हमारा डायरेक्ट एक्सेस चला गया। अगर आज हमारे पास ये रीजन होता तो हमारा वखान कॉरिडोर से एक्सेस होता और उसके थ्रू सेंट्रल एशियन रीजन से एक्सेस होता। सब चला गया तो कनेक्टिविटी में हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई, जो आज भी कंटिन्यूड है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से। और पाकिस्तान हमें तब से एक्सेस नहीं दे रहा है। अगर एक्सेस हमें मिल जाए ईरान के थ्रू, ये ईरान का चाहबार पोर्ट है यहाँ, अगर इसके थ्रू हम अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहेदान तक रेलवे लाइन क्रिएट करके, जो हम कर चुके हैं, और उसके बाद हम अफगानिस्तान में पहुंच जाएंगे, फिर उसके थ्रू सेंट्रल एशिया पहुंच। तो एक ईरान का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए वो कनेक्टिविटी टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया है, और एक इनका इम्पोर्टेंस कनेक्टिविटी टुवर्ड्स यूरोप है। 2000-2001 के आसपास तीन कंट्रीज हैं, इंडिया, ईरान और रशिया। ये रशिया, ये इंडिया, ये ईरान, तीनों ने मिलकर एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूट के लिए। और यहाँ ईरान के बंदर अब्बास रूट से होते हुए, कैस्पियन सी से होते हुए, अंजली पोर्ट से होते हुए यहाँ रशिया और फिर यूरोप तक जाने की बात थी। ये इसीलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि यूरोप के लिए हमारी कनेक्टिविटी बढ़े। रशिया ईरान को ऑफकोर्स सपोर्ट करेगा क्योंकि ईरान और यूएस पक्के दुश्मन, तो रशिया तो आएगा ही गेम में। और हमारा ये बेनिफिट कि हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी यूरोप से, अगेन जिसके लिए लैंडमास कनेक्टिविटी होगी तो हम पाकिस्तान पर डिपेंडेंट, और एक ऑल्टरनेट रूट ही मिल जाएगा स्यूज कैनाल का, जो शायद इससे भी छोटा हो, स्यूज कैनाल वाले रूट से भी छोटा। सो तीनों ही कंट्रीज आप देखो, इसराइल हमारी डिफेंस के लिए, हमारी सारी पार्टनरशिप्स के लिए, ये मिसाइल वो मिसाइल, ये वेपन वो वेपन, सारी चीजों के लिए। साउदीज अगेन ऑयल नेचुरल गैस, इन सब चीजों के लिए। एंड ईरान अगेन कनेक्टिविटी, पास में है, नेबर है, एनिमी का एनिमी है तो हमारा फ्रेंड है, तो उन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही साउदीज के साथ भी ऐसा नहीं हमने कनेक्टिविटी नहीं की। देखो अभी कुछ साल पहले इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुए थे, प्राइमरीली यूएई प्लस इसराइल के बीच में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इस्लाम दोनों का जो कॉमन इंसेस्टर है वो है अपना इब्राहिम। तो अब ये अकॉर्ड साइन हुआ, उसके बाद I2U2 साइन हुआ, इंडिया, अपना इसराइल, यूएई और यूएसए, जहां ये बात चली थी कि इंडिया और इसराइल और यूएई यहाँ आपस में, ये तीन देश अपने कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे। और उसमें हेल्प करेगा कौन? यूएसए, मटेरियल फाइनेंशियल सपोर्ट के बेस पर। ये सब इसलिए हो रहा था ताकि जो चाइना इतना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके उछल रहा है और कनेक्टिविटी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं बाईपास किया जा सके, जिसकी जरूरत इंडिया को भी थी और ये देशों को भी साथ में ला सके। सो दैट वाज देयर। अब उसी को आगे डेवलप करते हुए G20 की लीडरशिप के टाइम पीरियड पर हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको हम लिया। ये पुराना जो हमारा स्पाइस रूट था, जिस रूट से मसाले जाते थे इंडिया से पास होते हुए रोमन सिविलाइजेशन की तरफ, यहाँ इस तरफ अरेबियन लैंडमास की तरफ, उसी रूट को हमने यूज किया, तो उसी के मल्टीपल रास्ते यहाँ पर प्रपोज्ड रूट्स बताए गए। हालांकि जब हमास का अटैक हुआ अक्टूबर 2023 से, तब से थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया प्रोजेक्ट, लेकिन अभी इस साल कुछ और बातें चली है कि हाँ इसको अब आगे ले जाना है। तो अटैक्स की वजह से कुछ रुकेगा तो नहीं, ऑफ कोर्स जैसे ही अटैक्स, जैसे सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी दोबारा हम इसको करेंगे। तो अगेन कनेक्टिविटी के लिए दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब चैलेंजेस क्या है? देखो सबसे पहले है इकोनॉमिक टाइज, बहुत ही लिमिटेड, ऑयल एंड गैस में लिमिटेड है। अब इसके साथ साथ टेंशन कंटिन्यूड है, आज के टाइम पीरियड में आप देखो ईरान इसराइल है, तो लगातार ये जो टेंशन है इसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है वो चेंज होते रहते हैं, तो कोई सर्टेनिटी नहीं होती, तो इंडिया एक सर्टेन साइड पर टिल्ट नहीं कर सकता, राइट? ऐसे ही कॉम्पिटिशन है, जैसे चाइना के साथ हमने देखा है, चाइना ईरान ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, आज के टाइम पीरियड में बहुत ही क्लोज है। दोनों को लगता है यूएस के द्वारा सताए गए हैं अलॉन्ग विथ रशिया, तो ये एक तिगड़म तिकड़ी बना देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया परेशान होता है, थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। सो अगेन ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही तो हमारा डायस्पोरा सेफ नहीं रहता, फिर हम ऑपरेशंस करते रहते हैं, जैसे यमन से हमने ऑपरेशन राहत किया था। तो इस टाइप से मतलब हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। टेररिज्म का स्कर्ज है, देखो एक टाइम पीरियड पर सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस ने भी
पाकिस्तान में जो मुजाहिद थे उनको और उनके बच्चों को सपोर्ट किया टेररिज्म को और बढ़ावा देने रेडिकलाइजेशन के लिए, जिसके थ्रू बाद में आया अपना तालिबान, जिसने अफगानिस्तान में जाकर तबाही मचाई। ये कंट्रीज इन्वॉल्व रही हैं टेररिज्म में, हालांकि अब सऊदीज को समझ में आ गया तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लिया है, बट स्टिल टेररिज्म का स्कर्ज रहा है। अभी 2014 के आसपास आपको याद होगा इस्लामिक स्टेट ऑफ ये इराक एंड सीरिया, ये बहुत ज्यादा राइज हो गया था। मतलब तालिबान का ही अगला मॉन्स्टर, कि तालिबान बनाया उसके बाद इसका एक बड़ा वाला वर्जन मिल गया मॉन्स्टर का। ये सारी चीजें हैं जो इंडिया को, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इंडिया के खिलाफ फतवे देते हैं, कश्मीर पे बात करते हैं, ये वो करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी अगेन, ये कंट्रीज हमारे लिए जरूरी है एनर्जी सिक्योरिटी, लेकिन ये बहुत बार इंडिया पर एशियन प्रीमियम लगा देती है। मतलब तेल महंगा बेचो किसको, इंडिया को और चाइना को, क्योंकि इनके पास तो कोई अपना खुद का रिजर्व होता है नहीं, और ये तो आएंगे ही सही, फिर भी कितना भी महंगा बेचोगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, और साथ साथ सेक्टेरियन टेंशंस को बैलेंस करना, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट को बैलेंस करना, और ये सारे फैक्टर्स को देखना डिफिकल्ट होता है। अब स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, देखो एक तो ये है कि ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन कल्चरल एक्सचेंज नहीं रुकना चाहिए। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मौसम, जिसके थ्रू जो भी हमारे मानसून वाली कंट्रीज है और जो हमारे साथ ट्रेड क्या करती थी, मानसून के फायदा उठाती थी, जैसे अरेबिया कंट्रीज, ये सब आसपास इंडियन ओशन के आसपास की, सबसे हम कल्चरल टाइज बना के रखते हैं इस मौसम में, मौसम प्रोजेक्ट में। तो ये अच्छी बात है, इस टाइप से ऐसे कल्चरल एक्सचेंजेस करने चाहिए। अभी यूएई में कुछ टाइम पहले हमने एक बीएपीएस का मंदिर खोला था। तो ये एक वैष्णव सेक्ट होता है बेसिकली, इंडिया में इनके 1500 से ज्यादा टेम्पल्स हैं। तो ये दुबई में भी इनका एक टेम्पल खुला, तो ये अचानक से बहुत न्यूज में आ गया था, ये कैसे दुबई में एक हिंदू टेम्पल खुल गया यूएई जैसी कंट्री में। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। और साथ साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट और टेररिज्म को काउंटर करने में भी ये कंट्रीज हमारे लिए क्रूशियल रोल प्ले कर सकती। सो दैट इज देयर, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए लगातार हमको यूनाइटेड नेशंस, एफएटीएफ यहाँ पे एक्शंस ले लेनी चाहिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे करते रहना चाहिए, ताकि कभी ना कभी अब इन कंट्रीज का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है। सऊदी अरेबिया एक टाइम पे टेररिज्म को काफी प्रमोट करता था पाकिस्तान के, लेकिन अब इनको समझ आ गया कि दिक्कतें आ रही है, इस वजह से इनको खुद को क्राइसिस में क्योंकि फिर आईसिस आ गया इराक सीरिया में, तो सऊदी अरेबिया को खुद को डर लग गया। सो दैट इज देयर। और ऐसे इकोनॉमिक टाइज है, इकोनॉमिक टाइज में भी कॉन्स्टेंटली बात करते रहेंगे तो चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द स्पेसिफिक पोर्शंस। 3 कंट्रीज को डिस्कस करेंगे, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इसराइल। So let's just now study in detail about India Saudi Arabia relationship. तो अब यहां पर आप देखो, दिस इज द मैप अबाउट ट्रेड लिंकेजेस ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना है, आज से 3000 साल पहले भी यहां इस एरिया में, आज के जो बहरीन के आइलैंड्स है उसको दिलमन कहते थे, एंड यहाँ के आइलैंड्स को, यहाँ जो ओमन वाला एरिया है इसको मकन कहते थे। और यहाँ दोनों जगह पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, इंडिया की हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिली है, एंड दैट शोज द ट्रेड लिंकेजेस बिटवीन दीज कंट्रीज, दीज पीपल्स, दीज सिविलाइजेशंस एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अलॉन्ग विद दैट, क्रिश्चियन एरा के टाइम पीरियड पर जस्ट 1000 years आफ्टर दैट, या 2000 बीसी कर लो, 3000 साल पहले, जस्ट 1000 years आफ्टर दैट, अराउंड 2000 years अगो, यहाँ क्रिश्चियन एरा के टाइम पीरियड में मॉनसून विंड्स डिस्कवर कर ली थी। और जब मॉनसून विंड्स आती हैं, इंडिया की तरफ आती हैं, तो जो शिप्स थे यहाँ अरेबियन लैंडमास से, ये आते थे, और बहुत सारे ये जो शेख थे यहाँ केरला तरफ रुकते थे पूरे मॉनसून के टाइम पीरियड पे, यहाँ पर सेटल होके जो भी ये लोग प्रोडक्ट्स लाते थे अरेबियन लैंडमास से, वो यहाँ पे आके बेचते थे। उसके बाद फिर विंटर टाइम पीरियड में हवा का रुख दोबारा चेंज होता था, हवा के साथ वापस अपने शिप्स को ये अरेबियन लैंडमास की तरफ लेके। सो दिस ट्रेड इज गोइंग ऑन फ्रॉम मोर देन 2000 years। अब कॉलोनियल पीरियड आता है, ब्रिटेन का टाइम पीरियड, तो वहां तो इंटरेस्ट ही चेंज हो जाते हैं पूरे। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इन कंट्रीज के साथ, स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ, बायलैटरल रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में अच्छा होता है रिलेशनशिप, क्यों? क्योंकि ईरान और पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को यूएसए के साथ जाके चिपकना था, क्योंकि यूएसए उस टाइम पीरियड की प्रोमिनेंट पावर थी, और ईरान में उस टाइम पीरियड पर शाह ऑफ पर्शिया का रिजीम ले आया था यूएस खुद। तो दैट्स व्हाई ये दोनों ही कहीं ना कहीं, पाकिस्तान और ईरान, यूएसए की पपेट्स थी, तो इन्होंने सेंटो यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ये एक पैक्ट था जिसको बगदाद पैक्ट बोलते थे, 1955 का।
ये सारी जो सेंट्रल एशियन, ये जो सेंट्रल कंट्रीज थी, ये लोग मिलके कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर। तो ऐसे ही एक सियाटो जैसा पैक्ट था, वैसे ही सेंटो था। तो अब इसकी वजह से सऊदीज बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये कंट्रीज तो कुछ नहीं है, यूएस की पपेट्स हैं, तो ये एक नॉन अलाइन पार्टनर ढूंढ रहे थे और वो इनको मिला भी इंडिया के फॉर्म। तो इनिशियल रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान कान भरने में एक्सपर्ट है, तो पाकिस्तान क्या करता है, एक इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, सिर्फ और सिर्फ गल्फ नेशंस की नहीं, लेकिन जहां पर भी दुनिया भर में मुस्लिम नेशंस की पॉपुलेशन प्रोमिनेंट है, उसकी कॉन्फ्रेंस, सारे मेंबर्स हैं वहां पे एक्सेप्ट फॉर इंडिया। तो यहाँ पाकिस्तान इनके जाकर कान भरता है और इस ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के थ्रू कश्मीर पर रेजोल्यूशंस देता है, और ये रेजोल्यूशंस वन साइडेड होते हैं। जो इंडिया के बारे में, अब कश्मीर पर रेजोल्यूशन दोगे इंडिया से बिना पूछे, तो इंडिया तो नुकसान में आएगा ही। तो 1980s 70s में इंडिया बहुत ही डिटेल्ड लेंथी एक्सप्लेनेशंस देता था इन रेजोल्यूशंस के रिस्पॉन्स में, लेकिन फिर इंडिया को समझ में आया कोई मतलब नहीं है, ये पावर खुद ही, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपना रेलेवेंस लूज कर रही है। फिर इंडिया ने 1990s में स्टैंडर्ड शॉर्ट असर्टिव रिस्पॉन्सेज देना स्टार्ट कर दिए इन लोग। तो बहुत टाइम तक ये फैक्टर भी चला, पाकिस्तान कश्मीर का फैक्टर, इस्लामिक आइडेंटिटी का फैक्टर, दैट्स व्हाई रिलेशनशिप लिमिटेड था। लेकिन फिर भी आप देखो ट्रेड में क्रूशल रहा है, क्योंकि वी हैव बीन द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, सऊदीज टू दी इंडिया, और बाकी 40 मिलियन मेट्रिक टन से आसपास का हर साल ट्रेड हो जाता है। साथ साथ 17% हमारा जो टोटल क्रूड इंपोर्ट है वो सऊदी से आता है। ये तब की बात है जब हमने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है, रशिया से तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन वॉर के बाद। उसके पहले ही और ज्यादा था, राइट। ऐसे इकोनॉमिक टाइज में आप देखो 60 बिलियन डॉलर्स के आसपास का लगभग यहाँ पर ट्रेड हो जाता है, और हमारी लगभग 3,000 कंपनियों ने 2 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रखा है यहाँ पे। अब ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेड तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव हुआ है। देखो 1990s में क्या होता है, 70s 80s 90s में ये कश्मीर वाला इशू चल रहा है, लेकिन फिर भी 90s आते आते इंडिया को लगता है कि अब सोवियत यूनियन टूट गया, हम अकेले रह गए, तो हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त भी नए बनाने पड़ेंगे। तो वहां अब हमें ये दिखे सऊदी वगैरह, तो हमने डिसाइड किया चलिए इनके साथ अब विजिट्स विजिट्स खेलना स्टार्ट करते हैं। तो इनके एक लीडर थे हमारे यहाँ 2006 में, और हमारी एक डेली डिक्लेरेशन साइन हुई, ये रिपब्लिक डे के आसपास चीफ गेस्ट बन के आए। और ऐसे ही उसके बाद 2010 में रियाद डिक्लेरेशन साइन हुई। अब 2010 के बाद हमारी जो रिलेशनशिप थी 2010 से, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई। और स्ट्रेटेजिक मतलब अब सिर्फ हम सऊदी अरेबिया या अरेबियन कंट्रीज को एक गैस स्टेशन की तरह नहीं देखते, हम इन्हें इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी मानते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब हम कोऑपरेट करेंगे, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक मैटर्स, बट ऑल्सो इन डिफेंस के मैटर्स, in geopolitical matters we'll try to have a similar point of view, और उसके थ्रू हम हार्ड पावर कोऑपरेशन भी ज्यादा बेटर इंश्योर करेंगे। और जब ये होता है तो उसको आप बोलते हो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बहुत जरूरी टर्म। अब ये चीजें चलती जाती है, उसके बाद क्या होता है, मोदी गवर्नमेंट आती है, मोदी गवर्नमेंट फास्ट डिप्लोमेसी लेकर आती है, मतलब जल्दी जल्दी विजिट्स करो, सोए मत रहो, विजिट करो कंट्रीज को, अलग अलग को बातचीत करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पहले हम अपने शेल में घुसे रहते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया को इतना एंगेज करते थे कि हम फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा कर नहीं पाते कुछ काम। इनफैक्ट मोदी जी पर इसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी आया कि ये तो आधे टाइम बाहर ही घूमता रहता है देश के, लेकिन जो भी है अच्छा काम हुआ है। उसके बाद 2019 में आया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल अग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक ऐसी कंट्री जो सुन्नी इस्लाम पर बेस्ड है उनके साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बना दिए। और यहाँ दो ट्रैक्स थे इस काउंसिल के, सब कमिटीज थी दो, एक है पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन पर, एक इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट में वही कच्चे तेल से अब डाइवर्सिफाई करना, रिन्यूएबल्स की तरफ जाना, ये सब चीजें। इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन एनर्जी का, वो सब चीजें यहाँ पर। तो इसने, इस काउंसिल ने कमिट किया $100 बिलियन इन सऊदी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। बहुत ज्यादा जरूरी, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगर हमारे यहाँ आ जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे, और उसमें से कुछ तो सक्सेसफुल जरूर होगा, कुछ कंपनी जरूर सक्सेस होगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पार्टनरशिप काउंसिल का। ऐसे कुछ रीसेंट टाइम पीरियड पर, जैसे मैंने आपको ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर समझाया, राइवल चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ऐसे ही इनकी मीटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की और डिस्कशंस उस पे। एक हाइड्रोकार्बन एनर्जी पार्टनरशिप बना है। देखो हाइड्रोकार्बन्स में चाहे आपका पेट्रोलियम वगैरह हो, चाहे डाइवर्सिफिकेशन और रिन्यूएबल्स, दोनों में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप
एक एनर्जी डिवर्सिफिकेशन और एनर्जी सिक्योर इंडिया की तरफ चल सके। और उसमें सऊदीज ने जो पुराना पैसा कमाया है पेट्रो डॉलर्स के फॉर्म में, पेट्रोलियम बेच के जो डॉलर्स कमाए, इनको इन्वेस्ट करना न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे इंडिया में सोलर पैनल्स बनाने में, हमारे यहाँ विंड पावर प्लांट सेटअप करने में, हमारे यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल तो क्या, ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये सब। क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, प्रोफेशनल्स हम ले आएंगे संभव, नहीं भी होंगे तो हमारे यहाँ आ जाएंगे प्रोफेशनल्स काम करने के लिए। इतना छोटा भी देश नहीं है, टेक्नोलॉजी हम ले लेंगे जैसे तैसे, लेकिन फंड्स की मेन दिक्कत होती है। और फंड्स और टेक्नोलॉजी हमें सऊदी से भी मिल जाएगी और लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। इससे क्या होता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कंटिजेंसी आती है, कुछ कोई क्राइसिस का टाइम पीरियड आता है, तो अगर आप अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं भी कर सकते उस टाइम पीरियड, मान लो आपकी करेंसी का एक्सचेंज डॉलर कंपेरिजन बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट लोकल करेंसीज में थोड़े ट्रेड से जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है डॉलर वगैरह। और ये आज के हर देश चाहता है दुनिया में, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, राइज ऑफ द रेस्ट, ये है। पर अच्छा ही है कहीं ना कहीं। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन वे हेड भी आप देख सकते हो आगे हमारे फॉरवर्ड जाने के लिए। और ऐसे यूएई के साथ हमारा रिलेशनशिप है सेम लाइन्स। स्ट्रेटेजिक टर्म्स में आप देखो, यूएई एज सच वही स्ट्रेटेजिक टर्म्स लेता है जो सऊदी अरेबिया जैसे स्टैंड लेता है, क्योंकि बहुत क्लोज है दोनों के दोनों। लेकिन ये जरूर है कि यूएई एक लिबरल, ज्यादा लिबरल है थोड़ा सा, कंपेयर टू अ मोर कंजर्वेटिव सऊदी अरेबिया। और यूएई का साइज छोटा है, तो इसलिए भी ये उतना कंस्ट्रेन नहीं होते अपने साइज की वजह से। तो इसलिए अगर आपको सऊदीज का अपने लिए विचार बदलना हो, चेंज करना हो, तो यूएई को पटाओ। और यूएई के साथ इसलिए इंडिया धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली क्लोज आया, क्योंकि एनीवेज दुबई में 40 से 60% तो हमारे लोग हैं, राइट। और उन्हीं ने इन कंट्रीज को बनाने में हेल्प की है। तो उसके बाद से आप देखो सऊदीज में भी एक चेंज आया हमारे लिए। सो दैट इज देयर, मतलब यूएई का रोल हो सकता है सऊदी से कहीं ज्यादा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो, स्ट्रेटेजी ऑल्सो। सो ये है। और बाकी आई टू यू टू ने अपॉर्चुनिटीज तो थ्रो किए हैं। अब आ जाते हैं कुछ चैलेंजेस पर, दोज आर सीरियस चैलेंजेस। इनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी है, तो उससे हमारा डायस्पोरा पे चैलेंज आता है। लेकिन हमारा डायस्पोरा और भी बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट होता है। ये कंट्रीज में जैसे यूएई वगैरह में कफाला सिस्टम चलता है। अब ये हमारे बहुत सारे ऐसे सेमी लिटरेट लोग जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड काम करने के लिए जाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, इनको इनका पासपोर्ट जैसे ये चाहते हैं वैसे इनसे स्नैच कर दिया जाता है। बहुत केसेस में इनके एजेंट कर देते हैं, बहुत केसेस में इनका एजेंट ही इनका एम्प्लॉयर। अब होता है एक चेन स्टार्ट एक्सप्लॉयटेशन का। बहुत सारी डेथ्स हुई है हमारे डायस्पोरा की इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। जब कतर में, यहाँ दोहा में फुटबॉल वर्ल्ड कप होना था, तब अचानक से इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश के डायस्पोरा की डेथ्स यहाँ पे बहुत बढ़ गई, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जितना हार्ड लेबर उनसे करवाया गया। सेम सऊदीज, ये लोग भी इस टाइप के लॉज लेकर आते हैं, और सऊदी में निताकत लॉज भी है। अब इन लॉज के हिसाब से ये लोग क्या कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसके लिए ज्यादा ज्यादा काम लेके रख लें, लेकिन हमारी पॉपुलेशन को अब ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं वहां पे जाने में, काम सेटअप करने में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा है नंबर्स में ऑफकोर्स। अब यहाँ पर चीजें रुकती नहीं है, जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बेसिक फैसिलिटीज में भी, जैसे हाउसिंग में, हेल्थ केयर में, इनमें भी होता है। जैसे कोविड के टाइम पीरियड पर देखा गया था कि ये जो सऊदी यूए की डोमेस्टिक पॉपुलेशन थी, ये बेचारे बड़े बड़े घरों में अपने बैठे थे, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमारे जो लोग थे वो कंजेस्टेड, एक ही कमरे में पता नहीं कितने कितने लोग वहां पे जाके रहते हैं पैसा बचाने के चक्कर में। और वहाँ हाउसिंग फैसिलिटीज भी डायस्पोरा के लिए ऐसी है। तो दैट्स वाई हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हो गए। हमारी जो यूएई में नर्सेस काम कर रही थी अलग अलग, वो इम्पैक्ट हो गई, वो वल्नरेबल हो गई। सो दैट इज देयर, हमारे लोग यहाँ पर इम्पैक्ट होते हैं ज्यादा जब भी वहां पे कोई क्राइसिस आता है। सो इसे इंडियन गवर्नमेंट उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ऑयल वाला फैक्टर है तो इसलिए उतना नहीं उठा पाते। बट हाँ, वी आर ट्राइंग कि हमारी तरफ से ज्यादा जो लोग हैं वो चेंज हो। मतलब हमारी तरफ से जो लोग हैं उनको हम ट्रेन करके बैठे, अवेयर करके बैठे क्या करना है क्या नहीं करना वहां पे, सो दैट हम इन चीजों से बच सके। तो उससे रिगार्डिंग स्कीम्स भी है नई नई। इनफैक्ट अब हमारा जो डायस्पोरा वहां पे पूरा का पूरा ब्लू कॉलर है भी नहीं। 70% ब्लू कॉलर वर्कर्स है, लेकिन अब 10% के आसपास व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी है, जो हाईली एजुकेटेड है। और 20% के आसपास इनकी फैमिलीज भी। तो अब जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब इसी के साथ एक पैरेलल है इंडिया ईरान रिलेशन का। अब ईरान की इंपॉर्टेंस आपको जाननी है तो आपको ज्योग्राफी से समझ में आ जाएगी, और कौटिल्य का जो लॉजिक है जो उन्होंने अर्थशास्त्र में दिया उससे समझ में आ जाएगी।
कौटिल्य ने राजमंडला का पूरा थ्योरी दी है। इसके हिसाब से देखो, आपका जो पड़ोसी है आपका हमेशा दुश्मन रहेगा, क्योंकि इसके साथ आपकी जमीन की लड़ाई रहेगी, जानते ही हो आप। और उसका भी जो पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी आपस में दुश्मन रहेंगे, क्योंकि इनकी भी जमीन की लड़ाई रहेगी। दैट्स वाई। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसलिए आपके एनिमी का जो एनिमी है, मतलब पड़ोसी का जो पड़ोसी है, वो आपका फ्रेंड रहेगा। पुराने टाइम पीरियड में ये लॉजिक नहीं था। पुराने टाइम पीरियड में 1947 के पहले ईरान के साथ हम पड़ोसी थे, राइट। हमारा जो बहुत सारा ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले जो मुगल एम्पायर था, पूरा यहाँ तक हमारी बाउंड्री थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक। अब यहाँ शाह ऑफ पर्शिया और जो हमारा मुगल एम्पायर था, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट नूरजहां यहाँ पे पर्शिया से थी, तो उन्होंने काफी सारे इंडिया के आर्किटेक्चर में पर्शियन चीजें इंट्रोड्यूस की। जहांगीर के टाइम पर पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत रेज हुआ। जब हुमायूं यहाँ पे शरण लेने गए थे, शेरशाह सूरी ने जब उनको हराया था, तो शाह पर्शिया के किंगडम में गए और यहाँ से पर्शियन पेंटर्स लेके आए थे, अब्दुल समाद और मीर सैयद अली। ये सारा पर्शियन इन्फ्लुएंस था हमारे ऊपर। इनफैक्ट जहांगीर के टाइम पीरियड पर शाह ऑफ पर्शिया के साथ जहांगीर ने अपनी एक पेंटिंग बनवाई थी, जो वर्ल्ड फेमस है। आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, देखोगे आगे आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे। लेकिन उसके बावजूद शाह ऑफ पर्शिया ने ऑफ कोर्स हमें बिट्रे किया था। कांधार का ये जो साउथ अफगानिस्तान का रीजन है, इसको हम, ये हमारा नेचुरल फ्रंटियर हो सकता था, इसको इन्होंने अक्वायर कर लिया था। बट नेवरदलेस रिलेशनशिप था, ट्रेड के टर्म्स में भी, कल्चर के टर्म्स में भी, एक्सचेंजेस के टर्म्स में, इकोनॉमी के टर्म्स में, सारी चीजों में रिलेशनशिप वाज एग्जिस्टिंग। अब ब्रिटिश टाइम पीरियड आया तो यहाँ पे गेम ऑफ वॉर स्टार्ट होने लग गया। ग्रेट गेम पीरियड जो रशिया और ईरान के बीच में था, रशिया और ब्रिटिश के बीच में था। नॉर्दर्न हिस्सा रशिया ईरान का रशिया के इन्फ्लुएंस में आएगा, और जो सदर्न हिस्सा था वो ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में। तो ऐसे करके उन्होंने आपस में बांट दिया। बट एक बार जब आप ज्योग्राफी समझोगे तो ईरान की इंपॉर्टेंस और समझ पाओगे। ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर नेचुरल गैस का बहुत सारा डिपॉजिट है। तो ये दोनों कतर और ईरान, इसलिए इनके मजे मजे नेचुरल गैस इनके पास बहुत प्रोमिनेंट है। अब इसके साथ साथ ईरान एल्ब्रूज और जाग्रोस माउंटेन्स के बीच में पड़ता है। तो ये जो ईरानियन प्लेट्यू है, दैट इज एन इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। ज्योग्राफी में आगे आप पढ़ोगे, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू थोड़ा रेज्ड होता है, एक टेबल लैंड की तरह। दैट्स व्हाई इनकी हाइट रेज होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कूल होता है, तो ये कोल्ड क्लाइमेट। तो इतने सारे डेजर्ट है, दश्ते कावीर है, दश्ते लूत है, पानी कम है, फ्रेश वाटर रिवर अकेली करून रिवर है यहाँ पे। उसके बावजूद ये रीजन कोल्ड है, तो इससे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स उगते हैं, पिस्ताचियो उगते हैं। और सऊदीज के कंपैरिजन में एक फेवरेबल क्लाइमेट है ईरान के पास। अब इसकी वजह से हम ट्रेड में इनके साथ ये सारी चीजें, नेचुरल गैस, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इसको मंगाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट, जिनमें इंडिया लीडर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अब देखो क्या होता है हमारे साथ जो इनके रिलेशनशिप होते हैं। जब हम आजाद होते हैं तो हम इनके साथ 1950 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर देते हैं, चलो भैया। लेकिन अब क्या होता है, एक कू हो जाता है, यूएस का सपोर्टेड कू। उसमें इनके जो लीडर होते हैं वो मारे जाते हैं, और इसके बजाय शाह ऑफ पर्शिया को दोबारा बिठा दिया जाता है थ्रोन पे, क्योंकि यूएस को चाहिए था तेल, राइट, पेट्रो डॉलर्स। अब तेल के लिए फेवरेबल रिजीम होना जरूरी था। तो अब जो ईरानियन कल्चर है उसमें पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ जाता है। लोग इसको कहीं ना कहीं रिसेंट करते हैं, लोग के लोग उतने मॉडर्न थे ही नहीं जितना शाह ऑफ पर्शिया था। अब शाह ऑफ पर्शिया और कठपुतली बनने का काम करता है, सेंटो या बगदाद पैक्ट साइन कर देता है 1955 का, जैसे मैंने आपको समझाया। अब उस टाइम पीरियड पर इंडिया नॉन अलाइंड, तो इंडिया फिर इतनी बातचीत, इतनी ईरान के से हमारी होती नहीं। और जब तक शाह ऑफ पर्शिया थे तो हमको पता था कि ये यूएस के फेवर में रहेंगे, हमारा तो कुछ एंगल है नहीं, हमारा कोई स्कोप ही नहीं है, वी वर देयर। अब 79 में आयतुल्लाह खुमैनी के लॉन्ग रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर ईरानियन रिवोल्यूशन आता है। आयतुल्लाह खुमैनी के लॉन्ग एफर्ट्स के बाद ये मार्च में बहुत अच्छा अपना बेस बना लेते हैं, और फिर रेवोल्यूशन आ जाता है। शुरुआत में इंडिया को क्या लगता है, मजे मजे। अब जो लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पीपल रेड रिवोल्यूशन है। लेकिन तब उन्हें रियलिटी हार्ड स्ट्राइक करती है, जब ईरान अपने आप को इस रिवोल्यूशन के बाद एक थियोक्रेटिक स्टेट बना देता है। आज भी ईरान में जो आयतुल्लाह खुमैनी का ऑफिस है, ये अपने रिलेशनशिप को, अपने जो पावर्स है उसको इम्पोज करता है सेक्युलर गवर्नमेंट के ऊपर। इनफैक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए कौन खड़ा होगा, ये भी आयतुल्लाह खुमैनी का ऑफिस ही डिसाइड करता है। तो हमें ये रियलाइज होगा कि अभी इस्लामिक आइडेंटिटी, और हो सकता है पाकिस्तान के साथ ये प्ले करें। अब दोबारा हमारा तो एंगल गया, हम हेजिटेंट थे, दैट्स व्हाई। लेकिन फिर रिलेशन चेंज होता है, इक्वेशंस चेंज होती है जब 1990s में। अब आपको पता है इस टाइम पीरियड पर हम एफर्ट करेंगे, हमारा अकेला सोवियत दोस्त टूट गया,
जैसे सऊदीज और बाकी कंट्रीज के साथ कर रहे थे, वैसे हम इनके साथ भी करेंगे डाइवर्सिफिकेशन। हमारे नरसिम्हा राव जाएंगे ईरान, और उसके बाद ये ईरान के लीडर को 1994 में हमारे यहाँ, तब से आइस ब्रेक होना स्टार्ट होती है, जो बहुत पहले से थी। अब ऐसे ही उसके बाद क्या होता है, वाजपेयी जी इनके यहाँ पे जाते हैं, और इनके प्रेसिडेंट थे लेजेंडरी मोहम्मद खतामी। उनको हम हमारे यहाँ बुलाते हैं 2003 के आसपास, तो ये हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में आते हैं 4 दिन, 24 से 28 जनरली, और मजे से इंजॉय करते हैं। तो उसके बाद से रिलेशनशिप दोबारा पिकअप होना स्टार्ट होता है। और आज आप देखो, हमारा रिलेशनशिप पिकअप तो होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब दुनिया के सामने रिवील होने लग जाएगा कि ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, उसके बावजूद ये यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। अब जैसे ये होगा, हड़बड़ी मच जाएगी, और यूएस ईरान के ऊपर एक्शंस लेने लग जाएगा। और यूएस उसी टाइम पीरियड के आसपास इंडिया से बातचीत करता है, बोलता है हमसे रिश्ते अच्छे करो, और हमसे रिश्ते अच्छे करने हैं, अपने आप को न्यूक्लियर पराया स्टेटस से दुनिया में बाहर निकालना है, तो ईरान के खिलाफ आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मीटिंग्स में नेगेटिव वोट दो। अब इंडिया उस टाइम बहुत सारी बोलबच्चन करता है, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देता है, नहीं हम ईरान के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2005-6 में हम इनके खिलाफ नेगेटिव वोटिंग कर देते हैं, 2 साल लगातार, 5 वर्ष। अब इसके बाद से ईरान समझ जाता है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स का जो किबला है नमाज पढ़ने का, वो हमेशा वेस्ट की तरफ, एंड दैट्स व्हाई ये हमारे किसी काम के नहीं। तो उसके बाद से रिलेशनशिप रिवाइव नहीं होता है। फिर रिवाइवल की एफर्ट्स होती है, फिर यूएस आ जाता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आज अब देखो, ट्रेड जो है वो बहुत कम बचा है हम दोनों कंट्रीज के बीच। और एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया सेकंड, ईरान सेकंड है गैस रिजर्व, उसके बावजूद इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद हमारा जो गैस का ट्रेड है कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सेम फैक्टर्स। अब इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है ईरान को, शुगर, मैन स्टेपल फाइबर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ये सब। और इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, ड्राई फ्रूट्स, केमिकल, ग्लासवेयर यहाँ पे बहुत चलता है, टर्की में भी ईरान में भी कल्चर बहुत रिच है, ग्लासवेयर दोनों जगह बहुत अच्छा चलता है। सो दैट इज देयर। ये वही पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, चाहबार से लेकर जरंज। अब जरंज दिलाराम रोड है, बॉर्डर के पास में जरंज, फिर दिलाराम, फिर यहाँ से कनेक्ट होते हुए एक गारलैंड हाईवे है अफगानिस्तान, जो इंडिया ने बनवाया था। और इस गारलैंड हाईवे पर दिलाराम बेस्ड है। तो एक बार हम जरंज दिलाराम तक पहुंच गए, उसके बाद हम गारलैंड हाईवे पर कनेक्ट हो सकते हैं, पूरे अफगानिस्तान से कनेक्ट हो सकते हैं, फिर ऊपर सेंट्रल एशिया तरफ भी जा सकते हैं। तो एक बार हमने चाहबार को अच्छे से कनेक्ट कर दिया जरज दिलाराम से, तो हमारा जो बाईपासिंग है पाकिस्तान का, वो बहुत अच्छे से पास हो जाएगा।